नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In this class I am going to discuss section number 28 of the Hindu Marriage Act, and this lecture will be in several parts. You must watch each part. Now let's start the class. So let's start the class. See, in the last class we have done up to section 27 Hindu Marriage Act, and now today we are going to discuss section 28 and 28A first. तो section 28, 28A और उसके बाद में बचेगा आपका section 29. तो right now we are on what? Section 28. ठीक है, तो please go to the board. This is section 28 and please write down. This is the first question for your prelims. Section 28 dealing with what? Appeals from decrees and orders. तो क्वेश्चन पहला प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये आएगा आपका, which section deals with the appeals from decrees and orders? This is section 28. तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपको। अब नाउ ये सेक्शन आपको 28 को पढ़ने के साथ साथ ना आपको और भी सेक्शन को साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको इसके साथ पढ़ना चाहिए आपको सीपीसी का सेक्शन 96 का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सीपीसी सेक्शन 96 क्लॉज 3 पढ़ना चाहिए आपको, और इसी के साथ आपको पढ़ना चाहिए सेक्शन 21 हिंदू मैरिज एक्ट, ये भी पढ़ना चाहिए आपको। और साथ ही साथ आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 29 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, उसकी क्लॉज थर्ड पढ़नी चाहिए आपको। तो इतने सारे सेक्शंस को आपको एक साथ पढ़ेंगे, देन यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपको कुछ मजा आएगा कि हाँ इसे कैसे पढ़ा आप लोगों ने। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू रीड दिस सेक्शन 28 क्लॉज 1 एंड व्हाट इट सेज। यहां पर ही है मैजिक आपके लिए। प्लीज रीड दिस सेक्शन, सब सेक्शन अलोंग विद मी। कम ऑन, सी दिस। All decrees, please see the word all. This is very important. What is this? All decrees. कौन से decrees? Made by the court in any proceedings, please see this, in any proceedings under this act. तो इसी बात पे हम लोग समझते हैं पहले। all decrees made by the court in any proceeding under this act, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ऑल डिक्री का मतलब क्या हुआ? ऑल डिक्री का मतलब हुआ कि ईच एंड एवरी डिक्री इज बीइंग डेल्ट बाय द सेक्शन 28. देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 28. सेक्शन 28 का कोई अपवाद नहीं है। सेक्शन 26 इज एप्लीकेबल ऑन ऑल काइंड ऑफ डिक्रीज। नाउ दिस मे बी द कंटेस्टेड डिक्री, this may be the decree section 9, section 10, section 11, section 12, section 13 etc. ये डिक्री आपकी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की हो सकती है, ये डिक्री आपकी जुडिशियल सेपरेशन की हो सकती है, दिस डिक्री में भी द डिक्लेरेशन ऑफ एनलमेंट ऑफ वॉइड मैरिज हो सकती है, दिस में भी द एनलमेंट ऑफ वॉइडेबल मैरिज हो सकती है, दिस कैन बी डिक्री ऑफ डिवोर्स अंडर डिफरेंट सब सेक्शंस हो सकती है। इट कैन बी एनी डिक्री। एंड द क्वेश्चन इज दिस कैन ऑल्सो बी वॉट? एक डिक्री है आपकी 13B में, 13B दैट इज वॉट? कंसेंट डिक्री कह लीजिए, डिक्री ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो कोई भी डिक्री हो, सेक्शन 28 इज कवरिंग ऑल काइंड ऑफ डिक्रीज विद इन इट्स एम्बिट। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, हाँ है ना? बताइए। वेरी गुड। इसको ध्यान में रखने के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑल डिक्रीज शैल बी अपीलेबल, इतना ध्यान रखिए बस। ऑल डिक्रीज शैल बी अपीलेबल, इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों ने कि इसी को समझिए बस। ऑल डिक्रीज शैल बी अपीलेबल, सभी की सभी डिक्री जो हैं इस HMA में, हिंदू मैरिज एक्ट में, किसी भी प्रोसीडिंग्स में
कोई भी डिक्री पास की गई हो दैट शैल बी अपीलेबल, वो अपीलेबल होगी। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन क्या हुआ कि अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या यहाँ पर जो कंसेंट डिक्री है एक तरीके से सेक्शन 13B की, वो भी अपीलेबल होगी या नहीं होगी। कैन एनीवन अपील द डिक्री पास्ड अंडर सेक्शन 13B। 13B में क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं, इट इज द केस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट। जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि वी वांट व्हाट, वी वांट डिवोर्स, है ना, उस ग्राउंड पर, तो उसको लेकर के अगर डिक्री पास होती है तो क्या उसकी भी अपील की परमिशन है या नहीं है। देखो ये क्वेश्चन अलग है कि वो क्यों जाएंगे जब उन्होंने खुद ही डिवोर्स लिया है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ थ्योरेटिकली कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है और कहाँ पर दिक्कत आती है। प्लीज गो टू सेक्शन 21 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। देखो एक सेकंड रुकिए, सी द बोर्ड, सी द बोर्ड, प्लीज सी दिस। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, ये है आपका सेक्शन 21, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 ऑफ 1908 का मतलब है सीपीसी, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगेन पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस एक्ट एंड टू सच रूल्स एज द हाई कोर्ट में मेक इन दिस बिहाफ, ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट शैल बी रेगुलेटेड एज फॉर एज मे बी बाय द सीपीसी। तो आपको इस पर फोकस करना है जो मैंने एनसर्कल किया है, इतना बस, इससे ज़्यादा नहीं करना है अभी। ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट शैल बी रेगुलेटेड एज फॉर एज मे बी बाय द सीपीसी। अब इसका मतलब समझिए, सेक्शन 21 HMA ये हम पहले पढ़ चुके हैं। व्हाट इट सेज, इट सेज दैट ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट शैल बी रेगुलेटेड एज फॉर एज मे बी बाय द सीपीसी। तो सीपीसी से गवर्न होंगी जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इस अधिनियम के प्रबंधों के अधीन रहते हुए या फिर हाई कोर्ट के रूल्स के अधीन रहते हुए। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपील होगी तो भी सीपीसी के अनुसार होनी चाहिए, और इसीलिए सेक्शन 96(3) को पढ़ते हैं। सेक्शन 96(3) जो बात करता है 96 की क्लॉज 3, ये पढ़िए जरा। अगर नो अपील शैल लाई फ्रॉम ए डिक्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। सेक्शन 96 है ये, सेक्शन 96 क्लॉज 3 ऑफ द सीपीसी क्या कहता है कि कंसेंट डिक्री की कोई अपील नहीं होगी। देयर शैल बी नो अपील इन केस व्हेन द डिक्री इज पास बाय द कंसेंट। तो अगर हम ये बात करें कि साहब 13B हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 13B है उसकी अगर हम डिक्री की बात करें तो दैट डिक्री इज ऑल्सो द कंसेंट डिक्री, एंड इफ यू अप्लाई दिस सेक्शन 96 इट मीन्स देयर शैल बी नो अपील इन दिस केस, देयर शैल बी नो अपील। Why? Because of section 21 Hindu Marriage Act. What we says? CPC will be applicable. 21 में यही पढ़ा ना हम लोगों ने, देखो अभी I show you again. All proceedings under this act shall be regulated by the CPC. यानी कि सेक्शन 96 से भी रेगुलेट होगी वो, सेक्शन 96 क्लॉज 3 से भी रेगुलेट होगी वो, एंड सेक्शन 96 क्लॉज 3 says what? That there shall be no appeal in case of consent decree. So it means if we apply this analogy, then you will come to know that there shall be no appeal. There shall be no appeal in case of decree of divorce by mutual consent. अगर हम केवल इतना पढ़ें तब, लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 21 का जो पहला पार्ट है, ये पार्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यहां पर कौन सा अप्लाई कर देंगे आप? सेक्शन 28। तो ये जो नियम है कि सीपीसी रेगुलेट तो करेगी, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू द सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट का ये जो बना आपका, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए, बोर्ड को देखिए प्लीज। सेक्शन
21, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सेक्शन 21 सेज CPC shall regulate all proceedings of HMA। हिंदू मैरिज एक्ट की सभी प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करेगी। ये कहाँ पे कहा गया है? सेक्शन 21 हिंदू मैरिज एक्ट का ये कहता है। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि सेक्शन 96 भी आता है। सेक्शन 96 क्लॉज 3 ऑफ CPC शैल रेगुलेट भी अप्लाई होगा। सेक्शन 96 क्लॉज 3 ने क्या कहा? कंसेंट डिक्री नोट अपीलेबल नहीं होगी। कंसेंट डिग्री अपीलेबल नहीं होगी। कंसेंट डिग्री हिंदू मैरिज एक्ट में कहां पर है? 13B में। तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं रूल को, तो इसका मतलब ये हुआ सेक्शन 13B की जो अपील है वो नॉट अपीलेबल हो जाएगी। ठीक, यहां तक बात समझ में आई आपको? तो अगर आपने इतना ही पढ़ा, केवल सेक्शन 21 को ही पढ़ेंगे, देन यू विल कम सेक्शन 21 रेड विद सेक्शन 96 क्लॉज 3 ऑफ CPC को पढ़ेंगे, तो यू विल कम टू नो दैट कंसेंट डिक्री इज नॉट अपीलेबल एंड 13B भी अपीलेबल नहीं होना चाहिए इसी वजह से। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे अब 28 को और 21 को भी साथ साथ, 21 का जो पहला पार्ट है, 21 के एक पार्ट ने क्या कहा है? 21 को आप दो भागों में बांटिए। देखिए ऐसे करके, ये वाले पार्ट, इसको ऐसे समझिए। वन पार्ट है ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, एंड सेकंड पार्ट है ये जो मैंने इसको ब्लू कलर से कर रहा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कंटेंट इन दिस एक्ट को मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ सेक्शन 28 हिंदू मैरिज एक्ट, और ये ऑल प्रोसीडिंग्स में यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं 96(3) को। ठीक है, तो अब इसको ऐसे पढ़ेंगे अगर आप कि नियम, जनरल नियम तो यही है। द जनरल रूल इज दैट द प्रोसीडिंग्स शैल बी रेगुलेटेड बाय द CPC, बट provisions of Hindu Marriage Act shall have the overriding effect over the provisions of this. So when there is a specific provision in the Hindu Marriage Act itself, CPC will not be applicable and the provision of the Hindu Marriage Act will be applicable. And because section 28 says what? Ki all decrees shall be appealable. It means the decree passed under section 13B shall also be appealable. 13B की जो डिक्री है वो भी अपीलेबल होगी, भले ही उसको CPC मना करती हो। अगर आप CPC अप्लाई करेंगे तो 13B अपीलेबल नहीं होगी, बट इफ यू विल अप्लाई सेक्शन 28, क्योंकि सेक्शन 28 को ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया है, देन 13B की डिक्री भी अपीलेबल हो सकती है। आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड यू कैन सी ए क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होगा कि 13B अपीलेबल है या नहीं है। इसकी मैं चर्चा एक बार पहले भी कर चुका हूँ, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट द नेक्स्ट टाइम और द सेकेंड टाइम अगेन। आई बिलीव कि इतना समझ में आया होगा आपको। आगे बात पढ़ते हैं इसमें। तो ये बात मैंने समझा दी आपको। सेक्शन 21 पढ़ाया हिंदू मैरिज एक्ट का मैंने, सेक्शन 96 क्लॉज 3 समझाया मैंने आपको। अब चलते हैं अगली बात। सेक्शन 96 क्लॉज 3 ऑफ CPC पढ़ाया मैंने आपको। अब आइए इस पर। अब ये नेक्स्ट, अब इतना पढ़िए आप। देखिए ऑल डिक्रीज शैल बी अपीलेबल, लेकिन कैसा? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3, यानी कि अपीलेबल तो हैं, सभी डिग्री अपीलेबल तो हैं, लेकिन कैसे हैं? दीज आर सब्जेक्ट टू द सबसेक्शन 3। इट मीन्स व्हाट? कि इस जनरल नियम का जो कि 1 में दिया गया है, इसका एक एक्सेप्शन कहां पर है? वो है आपका क्लॉज 3 में। अब क्लॉज 3 को पढ़ना पड़ेगा आपको साथ साथ में। ये रहा, देयर शैल बी नो अपील। देयर शैल बी नो अपील कब नहीं होगी? ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट ओनली।
केवल कॉस्ट के ऊपर अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। तो इन्होंने ये कहा कि ऑल डिक्रीज शैल बी अपीलेबल, सब अपीलेबल डिक्री होंगी, लेकिन कौन सी डिक्री अपीलेबल नहीं हो सकती या कौन सा ऑर्डर नहीं होगा जिसमें केवल कॉस्ट डाली गई है। ओनली ऑन द अंडर दिस एक्ट ऑन दी सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट ओनली को मैंने अलग से राउंड किया है कि केवल कॉस्ट के साथ में। अब आप कहेंगे सर कॉस्ट कौन सी होती है, तो इफ यू प्लीज ट्राई टू रिमाइंड योर सेल्फ सेक्शन 35A35B ऑफ द CPC, यहां पर आपने पढ़ा था। मैं आपको हल्का सा रेफरेंस दे देता हूं बस। सेक्शन 35A CPC में हमने पढ़ा था कंपनसेटरी कॉस्ट के बारे में, है ना, कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेसियस क्लेम्स और डिफेंसेस। 35B में हमने पढ़ा था कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, है ना। तो 35A में भी सेक्शन 35 CPC डील्स विद व्हाट, कॉस्ट। तो कॉस्ट केवल कई बार डिले के लिए हो सकती है, कॉस्ट कई बार आपके फॉल्स और वेक्सेसियस क्लेम्स के लिए हो सकती है। तो देयर में भी सो मैनी रीजंस फॉर द कॉस्ट, जिसकी डिटेल में हमें नहीं जाना है अभी। आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर कोई डिक्री ऐसी है, अगर कोई ऑर्डर केवल किस लिए पास हुआ है कि ओनली फॉर द कॉस्ट हुआ है, आप पर कॉस्ट इम्पोज की गई है, डिले की वजह से कॉस्ट इम्पोज की है। मान लीजिए आपने जो अपना WS है, जो रिटर्न स्टेटमेंट है, वो डिले किया आपने, तो आप पर कॉस्ट इम्पोज होगी। आप एडजमेंट पे एडजमेंट सीख करे जा रहे हैं, तो आप पर फिर कॉस्ट डाल दी गई है। तो आप चाहते हैं केवल जो कॉस्ट का जो ऑर्डर है उसी को हम जा करके चैलेंज करें, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये है इसका एक्सेप्शन। इसको हमने पढ़ना चाहिए था किसके साथ, क्लॉज 1 के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ ये क्लॉज 3। तो आई बिलीव कि आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, थर्ड पॉइंट क्या है यहां पर, ये रहा ऑल डिक्रीज शैल बी अपीलेबल, लेकिन कैसे, एज डिक्रीज ऑफ द कोर्ट मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं इसको कि ओरिजिनल डिक्री। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनकी जो अपीलेबल तो हैं, बट हाउ कैन दे बी अपील्ड अगेंस्ट, इनकी अपील करी कैसे जाएगी, और वो अपील करी जाएगी ऐसे की जाएगी जैसे कि किसी ओरिजिनल डिक्री की जाती है, यानी कि एज पर सेक्शन 96 ऑफ द CPC दैट डील्स विद व्हाट, सेक्शन 96 डील्स विद व्हाट, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, सेक्शन 96 CPC, इफ आई बिलीव कि यू रिमेंबर इट। तो ये हुआ। तो इसी स्लाइड में आपको 3 बातें मिली। नंबर 1, ऑल डिक्रीज आर अपीलेबल, नंबर 1, इंक्लूडिंग 13B अपीलेबल, बट इफ देयर इज डिक्री ओनली ऑन द कॉस्ट दैट इज नॉट अपीलेबल बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3। और डिक्री अपीलेबल होगी कैसे अपील, जैसे कि ओरिजिनल डिक्री होती है। ठीक, अब यहां पे शब्द ध्यान रखो, देखो ये क्या शब्द है, इन एनी प्रोसीडिंग, इन एनी प्रोसीडिंग, इसको ध्यान रखिए। यहां पर क्या है कि ये शब्द उन्होंने यूज किया है इन एनी प्रोसीडिंग, दे डिड नॉट यूज द वर्ड अपील। अब यहीं पर आपको समझना है इस बात को, इस बात के लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो गया फिर ये, और इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए ये हम पढ़ चुके हैं कि ऑल डिक्रीज आर अपीलेबल, ऑल डिक्रीज आर अपीलेबल एक्सेप्ट ऑन द इश्यू ऑफ कॉस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब इसमें आप आ जाइए, ये है कि ये तो शब्द हैं, एक वर्ड होता है प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट, एक वर्ड है अपील्स। तो देयर इज ए डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज फ्रेजेस। ये क्या फ्रेज है, प्रोसीडिंग्स, और ये क्या है, अपील्स। इन दोनों में अंतर है, देयर इज ए डिफरेंस, समझे। यहां पर क्या वर्ड आ गया, प्रोसीडिंग्स आ गया, प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट, और यहां दूसरा क्या, अपील्स एंड अपील्स, इनमें डिफरेंस है। तो व्हाट दे हैव यूज्ड द वर्ड इन सेक्शन 28, दे हैव यूज्ड द वर्ड एनी प्रोसीडिंग, इन एनी प्रोसीडिंग, किसी भी प्रोसीडिंग में, बट नॉट अपील। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या सेक्शन 28 अपील में एप्लीकेबल होगा,
या यहां पर एक क्वेश्चन और अराइज हो जाता है कि लिमिटेशन एक्ट कहां तक अप्लाई करेगा, यहां पर समझे, लिमिटेशन एक्ट कहां तक अप्लाई करेगा। एंड उसके लिए हमें जाना पड़ता है सेक्शन 29 क्लॉज 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। व्हाट? सेक्शन 29 सेक्शन 29 लिमिटेशन एक्ट क्लॉज 3, वो समझिए क्या कहता है। देखिए रेलिवेंट पार्ट पढ़ना है, हमने पूरा 29 नहीं पढ़ना है, हमने सेक्शन 29 की क्लॉज 3 पर केवल एक नजर डालनी है लिमिटेशन एक्ट की। प्लीज सी द बोर्ड। Save as otherwise provided in any law for the time being in force with respect to the marriage and divorce. Please see this. This is dealing with what? Any law dealing with marriage and divorce. इसको समझिए। तो this subsection of 29 limitation act, section 29 limitation act का किसको डील कर रहे हैं? This is dealing with what? Any law. It may be Hindu law, Hindu marriage act. Hindu marriage act deals with what? Marriage and divorce. Same thing it may be the case of Muslim law as well. तो कोई सा भी लॉ हो which is dealing with marriage and divorce, तो to confine ourselves हमें हिंदू मैरिज एक्ट पे ध्यान रखना है। तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन हिंदू मैरिज एक्ट ये कर सकते हैं आप। इतनी बड़ी लाइन को आप रिप्लेस कर दीजिए एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड। देखिए आप, देखिए दोबारा मैं बोलता हूँ उस लाइन को, प्लीज सी द बोर्ड। इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू मैरिज एंड डिवोर्स, इसको हम रिप्लेस करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट से। तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन हिंदू मैरिज एक्ट, नथिंग इन दिस एक्ट, कौन सा एक्ट? लिमिटेशन एक्ट shall apply to any suit or other proceedings under any such law। तो इसका मतलब ये है, सेक्शन 29 का मतलब ये है, क्लॉज 3 का मतलब ये है कि लिमिटेशन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट शैल नॉट अप्लाई ऑन एनी सूट और एनी अदर प्रोसीडिंग्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट की किसी भी प्रोसीडिंग्स पर या किसी भी सूट पर लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। किस पर अप्लाई नहीं होंगे ये ध्यान रखना, किसी सूट पर अप्लाई नहीं होंगे या किसी अदर प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई नहीं होंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि वो अप्लाई हो सकते हैं अपील्स में। तो प्रोविजन जो है सेक्शन 29 क्लॉज 3 का जो प्रोहिबिशन है लिमिटेशन एक्ट का, दैट इज ओनली टू द सूट्स, वो दावे पर है एंड अन्य कार्रवाइयों पर है, बट डज नॉट एक्सटेंड टू अपील्स, वो अपील पर एक्सटेंड नहीं करता है। यहां पर ये बात ध्यान रखना। तो सेक्शन 29 क्लॉज 3, सेक्शन 29 क्लॉज 3 में ये कही गई बात कि भैया लिमिटेशन एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट की किसी भी कार्यवाही को टच नहीं करेगा, लेकिन कहां पर अप्लाई करता है? बस अपील में करता है। और इसीलिए जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 है लिमिटेशन एक्ट का, लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 ये अप्लाई होता है हिंदू मैरिज एक्ट पर। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन मैंने इतनी रामायण क्यों सुनाई आपको, ताकि आपको ध्यान रखे कि इन जनरल लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस हिंदू मैरिज एक्ट की कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द सेक्शन 29 क्लॉज 3। लेकिन वहां पर उन्होंने क्योंकि अपील शब्द का प्रयोग नहीं करा है, तो इसीलिए अपील पर हिंदू लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। और इसीलिए कहते हैं कि सेक्शन 28 में सेक्शन 5 जो है लिमिटेशन एक्ट का वो ओवररूल नहीं हो रहा है इन एनी प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पर अपील में मत फंस जाना, यहाँ पर भी इन एनी प्रोसीडिंग का लिखा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है कि ओरिजिनल डिक्री वाली प्रोसीडिंग्स की बात की जा रही है, अपील की बात नहीं की जा रही है, ध्यान रखना। तो कई बार ध्यान आ जाए, पूछ ले आपसे साहब लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है या नहीं होता है, तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है बिकॉज ऑफ सेक्शन 29 क्लॉज 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, उसने बार कर दिया है। कर लेंगे आप लोग, बस इसीलिए कह रहे हैं, ध्यान रखिए बस को।
So section 5 of the Limitation Act applies to the appeal under the act. ये मत भूलिएगा, एक्ट मतलब कौन सा, हिंदू मैरिज एक्ट पर भी अप्लाई होता है। अब आगे बढ़ते हैं, बस ये काम की बात आ गई। अब है, आ जाइए सेक्शन 29 की क्लॉज 2 पर आ जाइए। ये है आपका सेक्शन 28 की क्लॉज 2, ठीक, क्लॉज 2। ये क्या है, ऑर्डर्स, वहां पर क्या बात की गई थी, देखो डिक्रीज की बात की गई थी। 28 क्लॉज 1 में डील करता है डिक्रीज, 28 क्लॉज 2 बात करता है ऑर्डर्स। ध्यान रखना, देखो क्या है, पढ़ो रहा। ऑर्डर्स मेड बाय द कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट अंडर सेक्शन 25/26, ठीक, shall be appealable subject to the provisions of clause 3 if they are not interim orders। तो प्लीज राउंड कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए जहां जब मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब समझिए क्या मतलब इस बात का। सेक्शन 25/26 देखिए, सेक्शन 25 है आपका मेंटेनेंस का, है ना, एलिमनी का, और सेक्शन 26 है आपका कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के से मतलब का है। तो हम उनकी बात कर रहे हैं। ऑर्डर्स मेड बाय द कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट अंडर सेक्शन 25/26, कि किसी भी प्रोसीडिंग्स में अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है 25 में, या 26 का ऑर्डर होता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के संबंध में, किसी भी प्रोसीडिंग्स में 25 और 26 का ऑर्डर करती है वो, तो वेदर दोज ऑर्डर्स आर अपीलेबल और नॉट, क्या वो ऑर्डर्स अपीलेबल होंगे या अपीलेबल नहीं होंगे। तो नियम ये है, रूल ये है कि वो सभी ऑर्डर 25-26 के जो ऑर्डर्स हैं वो सभी अपीलेबल होंगे, दैट आर अपीलेबल, ठीक है। लेकिन कब, इफ दे आर नॉट इंटरिम ऑर्डर्स, ये ध्यान रखना कि ओनली फाइनल ऑर्डर्स आर अपीलेबल। 25-26 के ऑर्डर्स जो हैं वो अपीलेबल तो हैं, बट ओनली व्हेन दे आर फाइनल ऑर्डर्स, व्हेन दे आर नॉट इंटरिम ऑर्डर्स। प्लीज सी और रीड केयरफुली इन योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम कि वो कौन से ऑर्डर के बारे में लैंग्वेज आ रही है, वेदर इट इज विद रिगार्ड टू द इंटरिम ऑर्डर्स और वेदर इट इज विद रिगार्ड टू द फाइनल ऑर्डर्स। इंटरिम ऑर्डर्स और फाइनल ऑर्डर्स के बारे में अलग अलग है। तो ऑर्डर्स तो अपीलेबल हैं, लेकिन कौन से ऑर्डर्स हैं, जो फाइनल ऑर्डर्स हैं, फाइनल ऑर्डर्स हैं, इंटरिम ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल। एंड सेकेंडली अगेन जो रूल 28 क्लॉज 1 में था वो यहां पर है, क्या, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 3। फिर वही बात है यहां पर, सब क्लॉज 3 में क्या है, ओनली कॉस्ट इंपोजिंग ऑर्डर्स अगर होंगे तो वो अपीलेबल नहीं होंगे। तो इसके बाद ध्यान रखना। तो 28 क्लॉज 2 ने क्या कहा, नंबर 1, इट इज डीलिंग विद द ऑर्डर्स ऑफ 25 एंड 26। पहली बात ध्यान रखेंगे, कौन से ऑर्डर्स, जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हो 25 में, जो कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन का ऑर्डर हो 26 में, वो फाइनल ऑर्डर अपीलेबल होंगे, ना कि इंटरिम ऑर्डर्स अपीलेबल होंगे। और इस केस में भी ओनली कॉस्ट इंपोजिंग ऑर्डर्स की कोई अपील नहीं होगी। तो ये हुआ आपका 28 क्लॉज 2 हो गया। तो 28 क्लॉज 1 ने क्या डील किया, ऑल डिक्रीज इन एनी प्रोसीडिंग। इसने क्या किया, ऑर्डर्स इन एनी प्रोसीडिंग्स बट ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 25 एंड 26। जैसे कौन सी प्रोसीडिंग्स आई साहब, देयर आर प्रोसीडिंग्स ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में क्वेश्चन अरोज ऑफ द मेंटेनेंस। तो इन एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ डिवोर्स ऑर्डर वाज पास्ड अंडर सेक्शन 25 रिगार्डिंग मेंटेनेंस एंड द कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन अंडर सेक्शन 26। ऐसे कह रहा हूं, प्रोसीडिंग कौन सी थी, देखो इसको ऐसे पढ़ो, दोबारा देखो, प्लीज सी द बोर्ड, दिमाग में बैठ जानी चाहिए बुरी तरीके से चीजें। क्या है ये, देखो, इन एनी प्रोसीडिंग, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 30 में डिवोर्स की, ऑर्डर वाज पास्ड अंडर सेक्शन 25 एंड 26 यानी कि मेंटेनेंस, ठीक, या फिर कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। समझे आप, इस तरीके से पढ़िए आपको। तो प्रोसीडिंग्स कौन सी थी,
That proceeding may be of divorce, that proceedings may be any proceedings, that may be for restoration of conjugal right, that may be for judicial separation, that may be any proceedings, but the order was passed under section 25 and 26. उसकी बात कर रहे हैं हम. All such final orders shall be appealable. वो सभी orders final में appealable होंगे, ध्यान रखना. लेकिन कब नहीं होंगे? बस जब वो interim orders नहीं है. तो अभी तक हमने पढ़ा 28 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 पढ़ लिया हमने. अब इन दोनों में कॉमन बात क्या पढ़नी है एक साथ? वही लैंग्वेज है कि किस कोर्ट को करेंगे अपील, अपील किस कोर्ट में जाएगी. तो इसमें सेम लैंग्वेज है, दोनों के केस में सेम रूल है. वो देख लीजिए क्या है. एवरी सच अपील शैल लाई टू द कोर्ट, उस कोर्ट में जाएगी टू विच अपील ऑर्डिनरी लाइज, ऑर्डिनरी मतलब होता है सामान्यतः लाई, सामान्यतः फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट गिवन इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन. ठीक, तो ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन की जो कोर्ट होगी, आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए. देखिए ये है क्वेश्चन, क्या है यहां पर, इसको ऐसे पढ़िए. देखिए क्वेश्चन ये था, सामने क्वेश्चन ये है, कोर्ट टू विच अपील शैल लाई. वो कौन सी कोर्ट है, वो कौन सी कोर्ट है जिसमें साहब हम अपील जाएंगे. तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि अपीलेबल है या नहीं है. तो 28 क्लॉज 1 ने और 28 क्लॉज 2 ने ये आपको क्लेरिफाई कर दिया, साफ कर दिया कि यस अपीलेबल तो है. इंटरिम ऑर्डर्स पर नहीं जा सकते, ओनली कॉस्ट डिक्री या ऑर्डर पर आप अपील में नहीं जा सकते, अदरवाइज अपीलेबल है. ठीक है साहब, बहुत बढ़िया हो गया. लेकिन जनाब जाए कौन सी कोर्ट में, किस कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हम जा करके. तो उसका जवाब आपको मिलता है इसी सेक्शन के 28 क्लॉज 1 में भी लिखा है, क्लॉज 2 में लिखा है. कौन सी कोर्ट, वो वाली कोर्ट टू विच अपील ऑर्डिनरी लाइज, जिस कोर्ट में सामान्यतः अपील जाती है. कहां से, कहां से? जो सिविल कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, ओरिजिनल कोर्ट, देखो ये ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन को अप्लाई करने वाली, को एक्सरसाइज करने वाली कोर्ट की जो डिग्री पास होती है, उनकी अपील जिस कोर्ट में जाती है, आप भी श्रीमान उसी कोर्ट में जाएंगे. तो अपील शैल लाई टू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. ऐसे माना जाएगा कि जैसे ये डिग्री है, डिग्री ऑफ डिवोर्स है, कौन सी कोर्ट ने पास की है? ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन ने पास की है. तो ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन की जो डिग्री जहां जाती है अपील के लिए, हमारी अपील भी वहीं पर जाएगी. दोनों के केस में बात है, चाहे वो 28 क्लॉज 1 में हो, 28 क्लॉज 1 में भी वही रूल है, 28 क्लॉज 2 में भी वही रूल है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपीलेट कोर्ट, अपीलेट कोर्ट को कैसे पहचानेंगे? आप ऐसे पहचानेंगे. अब आ जाइए अगली बात पर. आप ये मैं पढ़ा चुका हूँ, 28 क्लॉज 3 पढ़ा चुका हूँ. अब ये आया लास्ट का पॉइंट, एक्सपीडाइट करने के लिए. बस ये लिमिटेशन टाइम आ गया इसमें. एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रेफर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज. तो बस ये अपील अगर आपने करनी है 28 में अगर आपने अपील करनी है तो वो आपको टाइम दे दिया गया कितने दिन, 90 डेज. और ये 90 डेज तो हैं, ये आपकी नज़र में होना चाहिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन. इन हाउ मेनी डेज अपील शैल बी प्रेफर्ड, इट इज एग्जैक्टली 90 डेज. इसको 3 मंथ्स मत बोलना, बात बराबर होती है 3 मंथ्स, लेकिन कभी ऐसी गलती मत करना. ऑप्शन अगर 3 मंथ्स हैं और 90 डेज हैं, तो इन बोथ केसेस यू विल राइट ओनली 90 डेज. दिस इज द पीरियड ऑफ 90 डेज. और नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम विल कम फ्रॉम हियर दिस इटसेल्फ, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर. उस डिक्री और ऑर्डर से, ऑर्डर के डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर. तो ये 90 डेज की कैलकुलेशन आप यहां से करेंगे. तो यू कैन सी द क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स फ्रॉम दिस 90 डेज और फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच द काउंटिंग विल बिगिन. काउंटिंग कौन सी कोर्ट से करोगे उस पर लिखा, उससे मिलेगा आपको ये. और एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि प्रीलिम्स, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्लासेस केवल प्रीलिम्स की हैं. ये फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस हैं, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. मेंस का मतलब होता है कि मैंने आपको पूरा का पूरा सेक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझा दिया. अब आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछेंगे मेंस से वो आप कर पाओगे. प्रीलिम्स में मैं स्पेसिफिकली आपको इन एडिशन हाईलाइट कर देता हूं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्शन आपको केवल प्रीलिम्स में ही काम आएगा. आई एम टीचिंग यू फॉर बोथ पर्पजेज, प्रीलिम्स भी एंड मेंस भी. जो ओनली प्रीलिम्स की क्लासेस हैं
वो मैंने अलग से रिकॉर्ड करवाई है, उनकी अलग से रिकॉर्डिंग काफ़ी कुछ हो चुकी है और वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता रहता है। तो नेवर बी कंफ्यूज बिकॉज ऑफ दिस। ये जो लॉ है ये मैं हर जगह बोल रहा हूँ कि मैं कोई सी भी क्लास रिकॉर्ड करा रहा हूँ, कुछ भी समझा रहा हूँ, उसमें केवल इफ आई एम टॉकिंग लाइक इट इज़ इन फिल्म्स, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल फिल्म्स में आएगा। आपको ये समझना है कि क्या मैंने वो सेक्शन प्रॉपर तरीके से समझा दिया आपको या नहीं समझा दिया। अगर प्रॉपर समझा दिया है तो फिर वो प्रीलिम्स में यूज़ करो, उसको मेंस में भी यूज़ करो। मेंस में कैसे यूज़ करते हैं, आप प्रीवियस ईयर्स के मेंस के क्वेश्चन देखो कि उस सेक्शन पर या उस टॉपिक पर मेंस में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, फिर उनको वो जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैंने दी है उसके हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हो, लेकिन ये मत कहिए कि साहब ये केवल प्रीलिम्स की क्लासेस हैं। ओनली प्रीलिम्स की क्लासेस कह करके कराई जाती हैं और वो अलग कोर्स चलता है और रिकॉर्ड भी कराई जाएगी। तो आई बिलीव की बात ही आपको इस तरह समझ में आ गई होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 28 हिंदू मैरिज एक्ट। अच्छे तरीके से कर लेना इसको भी। क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सेक्शन 28 90 डेज। 90 डेज इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। अब आ जाइए सेक्शन 28A। सेक्शन 28A एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। ये क्या बात कर रहे हैं, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज और ऑर्डर्स का मतलब आप ये भी कह सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। अगेन क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ कि विच सेक्शन डील्स विद व्हाट, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। Which section deals with the enforcement of decrees and orders? It is section 28A। कर लेंगे आप। हिंदू मैरिज एक्ट की जो डिक्री पास हो गई है, जो ऑर्डर पास करेंगे, इनको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, मैनर ऑफ एनफोर्समेंट क्या है, वो यहां पे दिया गया है। देखिए ये रहा, ऑल डिक्रीज एंड ऑर्डर्स मेड बाय द कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट। कोई से भी डिक्री हो, ऑल डिक्रीज एंड ऑल ऑर्डर्स, दोनों को ही ये डील करता है। ऑल डिक्रीज एंड ऑर्डर्स शैल बी एनफोर्स इन द लाइक मैनर एज द डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब बात समझ में आ गई। देखिए ये वही वाली लाइन आ गई कि जिस तरीके से ओरिजिनल डिक्री और ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया जाता है सिविल कोड की डिक्री को, ओरिजिनल सिविल कोड की डिक्री को या उसके ऑर्डर्स को जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, जिस तरीके से एनफोर्स किया जाता है, उसी प्रकार से हिंदू मैरिज एक्ट की डिक्रीज और ऑर्डर्स को भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहां पर इन्होंने यूसी कोई अलग से कोई मैनर नहीं दिया है, उन्होंने केवल एक फॉर्मूला बता दिया कि जैसे सिविल कोड की जो डिक्री और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करोगे वैसे ही करोगे। और वो कहां पर मिलती है हमें, ऑर्डर 21 सीपीसी और सेक्शन 36 से लेकर के 74 आई बिलीव, यस 36 से 74 तक के जो सेक्शंस हैं, यानी कि एग्जीक्यूशन के जो रूल्स हैं वो सारे सीपीसी के लागू होंगे। उस तरीके से कर लेंगे आप, बस यही करना है आपने। दिस इज सेक्शन 28A एज वेल। बस एक ये फैक्ट ध्यान रख लेना, सेक्शन 28 हैज बीन इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट 1976। नो स्पेशल प्रोसीजर हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द एग्जीक्यूशन देयरफॉर वुड बी रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ द सीपीसी। ये मैंने पढ़वा दिया आपको, ठीक है। बस इसमें आप लोग खुश रहिए, बस अब आप ये। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 28। तो 1976 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा सेक्शन 28 को सब्स्टिट्यूट किया गया था। क्या किया गया था, सब्स्टिट्यूट, और एक सेक्शन 28A एडिड था, क्रिएट किया गया था। तो ये एक एडिशनल इन्फो है जो कि आपको मिलेगी, यूजफुल होगी प्रीलिम्स के लिए। और मैंने ये सभी बातें आपको नोट्स के रूप में आपके उसमें अटैच करवा दी हैं, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। I have completed section 28 and 28A in this lecture, and now I will begin with section 29 in the next class. Thank you very much. Bye bye.
बंद हो गए। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए मेरे दिल की इच्छा यही है कि बस कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो पैसों की वजह से पढ़ ना पाए। बस इस मिशन में प्लीज़ हेल्प मी एंड शेयर दीज वीडियोस। इन वीडियोस के बारे में, इस विधीश एकेडमिक चैनल के बारे में सबको बताइएगा। एंड आप खुद भी बहुत सिंसियरली से पढ़ते रहिएगा। अगला वीडियो पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।